आरिफ हबीब साहब, आपको पहले तो बहुत मुबारक हो पीआईए के इस कामयाब अमल से गुजर के, और उसको पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में उसको हासिल करने को बहुत अच्छा प्रोसेस था और आपकी कामयाबी भी बहुत अच्छी थी। आपने बिड्स को कम्पीट किया और दूसरे पे भी टब्बा साहब का ग्रुप बड़ा एक ऑनरेबल ग्रुप है, सही से मुकाबला हुआ। मैं अगर तो आप चाहें, जो डिस्कशन हम सियासी मैदान में भी कर रहे थे, एक एल्डरली इनको एडवाइस करना चाहें तो ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका भी मशवरा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा कि सियासी तनाज़ात समेटें, पाकिस्तान की इकॉनमी को समझ लें और आगे बढ़ने का मौका दें। अगर कमेंट करना चाहें तो कर लें, फिर हम इकॉनमी की तरफ आ जाएंगे। जी जी, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है। हर शख्स जो है पाकिस्तान में जो है चाहता है कि तमाम जो इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, वो जो है मिल बैठ के बात करके उनको हल करना चाहिए और वो एक पीसफुल अंदाज में हो। तो उसमें ज़ाहिर है जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि उस डायरेक्शन में काम करें। और न सिर्फ यही, मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने पड़ोसियों से भी जो है ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें करनी चाहिए हमें, ताकि फिर जो है सही मानों में आवाम के मफाद के लिए जो है वो तरक्की हो सकेगी। आरिफ साहब, मैं एक आपको बीइंग जर्नलिस्ट बाज़ चीज़ों के ऊपर हम सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मशवरा भी देना चाहूँगा। हो सकता है कि ये छोटी सी एक कोशिश हो, लेकिन आपकी कोशिश हो सकता है पाकिस्तान की मदद भी करने में काफ़ी मुआवनत फ़राहम करे। आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद अली टब्बा साहब, AKD साहब, कुछ और बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात को साथ शामिल कर लें। एक ग्रुप की शक्ल में आप फील्ड मार्शल साहब को भी मिलें, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलें, इवन इमरान खान को जाके मिलें और इन सारों से कहिए कि रास्ता निकालें पाकिस्तान की खातिर। आपकी कई, आप गैर सियासी लोग हैं, आपकी कई हुई बात में वज़न होगा, हो सकता है कि चीज़ पाकिस्तान के मसाइल का हल बन जाए। जी, आई थिंक तजवीज़ ठीक है ये, और इसमें हम डेफिनेटली अपने ग्रुप में इसको जो है वो डिस्कस करते भी हैं और मज़ीद भी करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया आपका इसको कंसिडर करने के लिए, और अगर आप इसको आगे लेके चलें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हमें शख्सियत चाहिए जो ये मुख्तलिफ लोग पोजीशंस लेके बैठ गए हैं ना, सिर्फ इनको पोजीशंस को नरम करते हुए मुफाहमत की तरफ ले जाने के लिए, और आप जैसे लोग इसमें रोल अदा कर सकते हैं। सर, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे आ जाते हैं। 135 तक गया, 100 अरब की रिज़र्व प्राइस थी और आपने बड़ा एग्रेसिवली उसको बिड किया, कम्पीट किया। क्या पोटेंशियल आपको नज़र आता है पीआईए में? देखिए, एक तो पाकिस्तान जो है 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। फिर हमारे पास जो है इसमें बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि रिलीजियस ट्रैवलिंग जो है वो एक कैप्टिव मार्केट है। हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ अभी 14 मिलियन के करीब जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर जो है वो काम कर रहे हैं, और अगर उनकी फ़ैमिली को हम साथ मिला लें और 5 की फ़ैमिली को भी हम करें तो कोई 7 करोड़ जो है ऐसे मुंसलिक हैं लोग इनसे कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के साथ हैं, तो उनकी भी अक्सर ट्रैवलिंग रहती है। फिर इंटरनली जो है भी जो है उसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ये जो फ़्लाइट्स हैं हमारी यूरोप की, कनाडा की, और उसमें डायरेक्ट फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी फ़ॉरेन एयरलाइंस के ज़रिए जाते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम जो है वो 18 घंटे जो है वो बन जाता है, जबकि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो 7 घंटे की होती है। तो इस किस्म की जो मार्केट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अगर अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए कैप्चर किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। और इसी वजह से इसमें जो है कंपनी के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी कैपिटल जो है वो कमिट हुआ है, ताकि जो मकसद है, मकसद ये होना चाहिए कि एयरलाइन की सर्विसेज को आवाम के लिए बेहतर बनाया जाए। तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी है, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आरिफ साहब, जो बड़ी मेरी दिली ख्वाहिश है कि पीआईए के पास
एक नए जहाज़ का बाकायदा फ्लीट हो, जैसे एमरेट्स के पास है। किसी ज़माने में पीआईए से एक जहाज़ गया था, एमरेट्स की बुनियाद डाली गई थी। आज हमारे पास 18 जहाज़ जो चलते हैं वो भी मांगे तांगे के लीज़ पे लिए हुए हैं और बहुत बुरी हालत में। उनकी सीटों पे आप कराची तक सफ़र करें तो कमर दर्द करती है। तो नए जहाज़ आएँ, बोइंग आएँ, एयरबस आए, जो भी आप लें, लेकिन मॉडर्न किस्म का फ्लीट हो। यहाँ से लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएँ। कुछ इस तरह का प्लान है? कुछ रोशनी डालें। देखिए, पहले तो जो है हमारे जो 320 जो है, या जिसको हम नैरो बॉडी एरोप्लेन्स कहते हैं, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है। और जो एडवाइज़र्स हैं हमारे, उनका भी जो है वो एडवाइस है कि आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। जो ऑलरेडी हमारी रूट्स हैं और वो रूट्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ़्लाइट्स जो हैं वो कम हैं, उनको बढ़ाने से जो है ये है कि एक तो ये है कि सब लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए जो है वो सहूलियात पैदा होंगी। मैनी टाइम ये होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट जो हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो उन लिमिटेड फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को जो है वो बेहतर करके आप ज़्यादा ट्रैवलर्स को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हो, और उसमें ही ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, एक तो ये है कि उसमें नए जहाज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत टाइट है, और वो 2030 और 31 की डिलीवरीज की अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो नैरो बॉडी एयरप्लेन्स हैं, ये सेकेंड हैंड मार्केट में 5 साल, 7 साल, 8 साल जहाज़ जो है पुराने अवेलेबल होते हैं, और जो बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो आई थिंक पहला फोकस जो है वो उस पर होगा, और फिर ये कि एक लिमिटेड वे में वाइड बॉडी भी होगा, जो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स के लिए जो है वो कारआमद होंगे।